गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ रहे थे और माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया क्यों पड़ा। माइटो प्लस कॉन्ड्रियोन, माइटोस धागे जैसी संरचना और कॉन्ड्रियोन कणिकाएं। यहाँ दो चीज़ों से जो धागे जैसी संरचना और कणिकाओं से मिलकर के जो बनी होती है उसको क्या कहा था, माइटोकॉन्ड्रिया कहा था। और माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया था वो किसने दिया था, बेंडा ने। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम उपस्थिति के बारे में। इसकी अगर उपस्थिति की हम बात करें तो ये प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रोकैरियोट्स सेल्स जो होती हैं वहां क्या होती है, एब्सेंट। और साथ में जो ह्यूमन आरबीसी होती हैं, ह्यूमन आरबीसी होती हैं यहां भी एब्सेंट होती है। क्या प्रोकैरियोट्स सेल में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है? होती है, लेकिन यहाँ प्रोकैरियोट सेल में जो आवश्यक एंजाइम्स होते हैं वो यहाँ मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। और ये मेम्ब्रेन के अंदर जो उपस्थित होते हैं तो ये यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के लिए सफिशिएंट नहीं होते, या माइटोकॉन्ड्रिया में जो कार्य होते हैं उन कार्यों के लिए यूजेबल नहीं होते। नेक्स्ट बात करते हैं यूकैरियोट सेल की। तो सभी यूकैरियोट सेल में उपस्थित होती है। वितरण कहां कहां होगा इसका, यूकैरियोट सेल में अगर हम वितरण की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया वहां ज्यादा मिलेगी जहां जैविक कार्य अधिक मात्रा में संपन्न होते हैं। मतलब वितरण तो सभी जगह मिलेगा, ऐसा नहीं है कि भाई एक जगह ही वितरण मिलेगा और जगह नहीं मिलेगा। वितरण तो सभी जगह मिलेगा, लेकिन वहां ज्यादा होगा माइटोकॉन्ड्रिया का वितरण उपस्थिति जहां पर जैविक कार्य, जिन कोशिकाओं के अंदर जैविक कार्य अधिक मात्रा में संपन्न होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं संख्या, आकार और आकृति। अभी हमने वितरण के बारे में बोला था कि वितरण उन सेल्स में अधिक होता है जो जैविक कार्य अधिक संपन्न करती हैं। तो स्टूडेंट्स, एक ही एनिमल में, एक प्राणी की सभी सेल्स में इनकी संख्या क्या होती है, अलग अलग, संख्या अलग अलग होती है। कारण जैसे ह्यूमन सेल की अगर हम बात करें तो क्या ह्यूमन सेल में पूरी की पूरी बॉडी की जो सेल्स है, क्या सभी सेल्स बराबर कार्य कर रही हैं? नहीं। जो सेल्स लगातार कार्य करती हैं, या फिर कहें कि जो अंग लगातार कार्य कर रहे हैं, उन अंगों में ऊतक है और ऊतक के अंदर सेल्स है, तो उन सेल्स में इनकी संख्या अधिक होती है जो ज्यादा कार्य करते हैं, क्योंकि वहां पर ऊर्जा की अधिक खपत होती है। और ये क्या बोलते हैं इनको हम, ऊर्जा के लिए पावर हाउस, क्योंकि ये वो एटीपी जनरेट करती हैं। तो इसीलिए प्राणी की एक ही प्राणी की सभी सेल्स में इनकी संख्या बराबर नहीं हो सकती। इनकी संख्या सैकड़ों से लेकर के लाखों तक होती है एक कोशिका में। डिपेंड करता है कि वो बॉडी के कौन से पार्ट में प्रेजेंट है और किन कार्यों को संपन्न करवा रही है, उस आधार पर यहाँ इनकी संख्या निर्धारित होती है। आकार की अगर हम बात करें तो इनका आकार भी उन्हीं सेल्स में अधिक मिलेगा, अधिक बड़ा मिलेगा जहां ये कार्य अधिक कर रही है, जो बॉडी पार्ट अधिक कार्य कर रहा है, जहां ऊर्जा की खपत ज्यादा हो रही है, तो वहां तो इनका आकार बड़ा मिलता है और जगह इनका आकार कैसा होता है, छोटा। आकार में अगर इनकी हम चौड़ाई की बात करें तो इनकी चौड़ाई होती है 0.5 माइक्रोन और लंबाई होती है
1.5 से 10 माइक्रोन। लंबाई में काफी अधिक अंतर होता है। 1.5 से लेकर के 10 माइक्रोन तक इनकी लंबाई हो सकती है। आकृति गोलाकार, कणिका में रिबन समान, शलाका जैसे, शलाका समान, विभिन्न रूपों में पाई जाती है। इनकी आकृति भी कैसी होती है? परिवर्तनशील होती है। जहां कोशिका में जैसे कार्य में इनको प्रयुक्त किया जा रहा है वैसे ही इनकी जो आकृति है वो इनकी आकृति चेंज हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम संरचना की। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना की अगर हम बात करें तो इसकी जो संरचना होती है माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग होता है। दोहरी झिल्ली से दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग है। ये 2 यूनिट मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। तो इसकी अगर हम संरचना देखें संरचना कुछ इस प्रकार से मिलती है। यहां ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, यहां पर जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर जो मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन कैसी दिख रही है हमको? सपाट। आउटर मेम्ब्रेन सपाट होती है, इसमें किसी भी प्रकार के कोई अंतर्वलन नहीं पाए जाते। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ये इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है? अंतर्वलन युक्त। अंतर्वलन युक्त इनर मेम्ब्रेन में अंतर्वलन पाए जाते हैं और अंतर्वलन इतनी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं कि ये एक दूसरे में अंदर की ओर ऐसे धसे हुए होते हैं। तो एक दूसरे में टच नहीं होते, दूर दूर होते, लेकिन अंदर की ओर धसे हुए होते हैं। और ये जो अंतर्वलन है, ये अंतर्वलन क्या कहलाते हैं? क्रस्टी। अंतर्वलन क्या कहलाते हैं? ये अंतर्वलन क्रस्टी कहलाते हैं। यहां जो इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होती है तो इसमें कुछ गैप रह जाते हैं। इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड होते टाइम जो गैप रह जाते हैं, ये गैप क्या कहलाते हैं? पेरीमाइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरीमाइट्रोकॉन्ड्रियल
पेरीमाइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस कहलाते हैं। यहां पर दोनों ही मेम्ब्रेन, चाहे हम आउटर मेम्ब्रेन की बात करें चाहे हम इनर मेम्ब्रेन की बात करें, ये 60 से 70 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। दोनों ही मेम्ब्रेन, ये भी 60 से 70 एंगस्ट्रॉम मोटी होगी और ये भी 60 से 70 एंगस्ट्रॉम मोटी होगी। तो दोनों ही मेम्ब्रेन 60 से 70 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। नेक्स्ट, यहां पर जो अंदर की तरफ है, जो क्रस्टी के अंदर की तरफ है, या फिर कहें कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ है, क्योंकि क्रस्टी तो केवल ये है, ये जो पूरी की पूरी इनर मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर की ओर क्या प्रेजेंट होगी, यहां मैट्रिक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, अधात्री। तो यहां पर मैट्रिक्स उपस्थित होती है। यहां इस मैट्रिक्स में सर्कुलर डीएनए उपस्थित होगा और ये डीएनए कैसा होता है, नग्न। यहां राइबोसोम उपस्थित होंगे, इसके अंदर जल उपस्थित होगा, मैट्रिक्स में राइबोसोम होंगे, सर्कुलर डीएनए होगा, जल होगा और यहां पर समांगी माध्यम होता है, किसका, प्रोटीन का। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर प्रोटीन अधिक मात्रा में प्रेजेंट होती है। अगर हम किसी अन्य कोशिकांग से इसकी तुलना करें तो अन्य कोशिकांग की तुलना में इसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन उपस्थित होती है। इसके अलावा यहां पर कुछ धागे जैसी संरचनाएं मिलती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। कुछ कणिकाएं होती हैं, ग्रेन्यूल, और ये कणिकाएं क्या कार्य करती हैं, कैल्शियम प्लस प्लस और मैग्नीशियम प्लस प्लस के लिए यहाँ पर एक्टिव साइट होती हैं, सक्रिय स्थल होते हैं इन कणिकाओं में, इन आयंस के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारी क्रियाएं चलती हैं, तो वहाँ एक्टिवेटर के रूप में क्या होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम होते हैं, और इनके लिए इन कणिकाओं पर साइट उपस्थित होती हैं, यहाँ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। बहुत अल्प मात्रा में यहाँ पर आरएनए भी उपस्थित होता है, लिपिड्स भी उपस्थित होते हैं, यहाँ लिपिड भी उपस्थित होंगे। तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर राइबोसोम, डीएनए, आरएनए, लिपिड, समांगी माध्यम, प्रोटीन युक्त जल, कणिकाएं और फिलामेंट, ये सभी चीज उपस्थित होते हैं। बात यहां करें अगर हम लिपिड की, लिपिड के अंदर दो प्रकार के लिपिड होते हैं, एक तो होते हैं फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, और दूसरे होते हैं कोलेस्ट्रॉल। टोटल लिपिड 100% माने तो 100% का 90% तो यहाँ पर फॉस्फोलिपिड होता है और 10% यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल होता है। तो यहाँ पर फॉस्फोलिपिड बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ जो क्रस्टी उपस्थित हैं, इन क्रस्टी के ऊपर छोटे छोटे कुछ कण लगे हुए होते हैं। जो यहाँ क्रस्टी हैं, इन क्रस्टियों पर छोटे छोटे कण लगे होते हैं। ये कण, इनकी अगर हम संरचना देखें तो कुछ इस प्रकार के होते हैं, जैसे टेनिस का रैकेट होता है। तो यहाँ पर ये जो कण लगे होते हैं क्रस्टी के ऊपर, इनको कहते हैं हम प्रारंभिक कण। प्रारंभिक
कण या ऑक्सीसोम। प्रारंभिक कण या ऑक्सीसोम कहलाते हैं। ये 3 पार्ट के बने होते हैं। इनके 3 भाग होते हैं, हेड, स्टॉक और बेस। मेम्ब्रेन में से अगर हम इसको काट करके देखें तो कुछ संरचना इस प्रकार से होती है इसकी। ये वाला पार्ट है वो किसका है, क्रस्टी का। जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम हेड कहते हैं या F1 भी कहते हैं। बीच में ब्रंथ, स्टॉल, और जो नीचे वाला पार्ट है ये बेस कहलाता है या फिर F0। इसको क्या बोल रहे हैं, F1, और इसको बोलते हैं हम F0। तो यहां जो ये हमें दिखाई दे रहे हैं ऑक्सीसोम, इन ऑक्सीसोम का जो व्यास होता है वो व्यास होता है 85 एंगस्ट्रॉम। ये होता है व्यास 85 एंगस्ट्रॉम होते हैं, और ये क्रस्टी पर एक निश्चित दूरी पर अरेंज होते हैं। इनका अरेंजमेंट एक निश्चित दूरी पर होता है। यहां से यहां की जो अगर हम दूरी देखें तो ये दूरी सभी में निश्चित मिलेगी, कम ज्यादा नहीं मिलती है। और ये दूरी कितनी होती है, 100 एंगस्ट्रॉम। यहां 100 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर ऑक्सीसोम क्रस्टी के ऊपर लगे हुए होते हैं। तो ये ऊपर वाला हेड पार्ट होता है जिसे हम F1 कह रहे हैं। नीचे वाला जो पार्ट होता है ये जो इनर मेम्ब्रेन है जिसे हम बेस कह रहे हैं F0, ये बेस किस पर लगा हुआ होता है, क्रस्टी के ऊपर या फिर इनर मेम्ब्रेन में धसा हुआ होता है, जिससे F1 पार्टिकल्स यहाँ पर सजी हुई अवस्था में, चिपकी हुई अवस्था में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि यहाँ पर ETS जो चलता है वो ETS कहाँ चलता है, इनर मेम्ब्रेन में। जो इनर मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन में यहाँ पर ETS की प्रोसेस होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके जो एंजाइम होते हैं वो एंजाइम कहाँ होते हैं, ETS के माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करें, एक साइंटिस्ट हुए थे रैकर। रैकर ने बताया था कि जो ऑक्सीसोम होते हैं, इन ऑक्सीसोम के अंदर F1 पार्टिकलों में, F1 जो कण होते हैं, इन F1 कणों के अंदर ATP सिंथेटेज एंजाइम मिलता है। ATP सिंथेटेज एंजाइम होता है, और ये ATP सिंथेटेज एंजाइम क्या कार्य करता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण। और जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण होता है, इस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण में NADPH2, NADH2, FADH2, इन सभी को या इन सभी का ऑक्सीकरण करके क्यों इनको ATP में कन्वर्ट कर लिया जाता है। जैसे मान लिया कि ये क्या है, 2000 के नोट, अगर किसी को छुट्टे देने हैं तो यहाँ ये यूज में नहीं आएंगे, तो यहाँ इनको छोटी करेंसी में तोड़ दिया जाता है। और ATP क्या है, छोटी करेंसी, CTP, GTP, ATP। तो यहाँ इन सभी को ATP के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलेशन के समय। दूसरा, यहाँ पर ETS की प्रोसेस भी होती है, उसके भी एंजाइम होते हैं। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में करीबन 25 से 30 प्रकार के एंजाइम, और अधिक भी होते हैं। जो 25 से 30 प्रकार के वो एंजाइम है
जो जिनका सभी का कार्य ज्ञात है, कौन कौन से कार्य को कहाँ कहाँ वो संपन्न कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो इसकी मैट्रिक्स होती है, इसकी मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है। क्रेब्स चक्र, इस क्रेब्स चक्र के जितने भी एंजाइम होते हैं वो कहाँ होते हैं? मैट्रिक्स में। आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th-12th में। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है। एक होती है ग्लाइकोलाइसिस, ये ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया तो होती है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि यहाँ पर 2 पायरुविक अम्ल के मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं हमें। क्रिया तो होती है साइटोप्लाज्म में, लेकिन इसके जो एंजाइम हैं वो कहाँ होते हैं? मैट्रिक्स में। तो इसके भी एंजाइम यहाँ पर मैट्रिक्स में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए, आरएनए और राइबोसोम प्रेजेंट हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए है, आरएनए है और साथ में राइबोसोम। यहां इनकी वजह से इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स, कोशिकांग बोलते हैं। अर्ध स्वायत्त, प्रोटीन की आवश्यकता होगी तो राइबोसोम है, अनुलेखन के लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए भी यहाँ पर डीएनए, आरएनए है। तो ये अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोटीन निर्माण खुद कर लेता है। डीएनए का अगर विभाजन करना होता है तो खुद कर लेता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया स्वतः जन्म द्वारा दूसरी माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण कर लेती है। इस वजह से हम इसको क्या बोल रहे थे? सेमी ऑटोनोमस कोशिकांग कह रहे थे। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके केमिकल कंपोजिशन की। तो केमिकल कंपोजिशन में जो सबसे ज्यादा उपस्थित होती है, पहले भी मैंने आपको बताया था, वो होती है प्रोटीन। लगभग 73% यहां पर प्रोटीन उपस्थित होती है। वसा, लिपिड 23 से 25% और कहीं कहीं मिल जाती है 25 से 30%। यहाँ पर वसा उपस्थित होती है, जिसमें से 90% फॉस्फोलिपिड और 10% क्या होते हैं? कोलेस्ट्रॉल। आरएनए 0.5% यहाँ आरएनए उपस्थित होता है और डीएनए अत्यल्प मात्रा में उपस्थित होता है। इसके अलावा यहाँ पर सल्फर, Fe और कॉपर, ये यहाँ पर धातु तत्व उपस्थित होते हैं, या यहाँ पर ये अकार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम एंजाइम प्रेजेंट हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था, तो यहाँ विभिन्न प्रकार के ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए एक्टिवेटर के रूप में यहाँ पर ये उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या क्या होते हैं। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य की बात करें तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो कार्य क्या है? एटीपी जनरेट करने का, एटीपी निर्माण। और ये एटीपी निर्माण कैसे होता है? जो खाद्य पदार्थ होते हैं, इन खाद्य पदार्थों का क्या होता है? ऑक्सीकरण। और इनके ऑक्सीकरण से यहां पर ऊर्जा जो एटीपी के रूप में प्राप्त होती है, जल यहां पर प्राप्त हमें होता है। तो यहां जो हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है, इस ऊर्जा का विभिन्न जैविक कार्यों में यूज ले लिया जाता है। जो भी हम जैविक कार्य यहाँ पर संपन्न करते हैं, उन सभी जैविक कार्यों में यहाँ ऊर्जा को यूज ले लिया जाता है।
तो यहाँ जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनका सभी का ऑक्सीकरण यहाँ पर किया जाता है। उनके अंदर चाहे प्रोटीन है, चाहे लिपिड है, चाहे एनीवन जो भी है, सभी का यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा। oogenesis की प्रोसेस जब होती है अंडजनन की, अंडजनन की क्रिया के समय एग के अंदर पीतक निर्माण, एग के अंदर पीतक निर्माण का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करती है। जब स्पर्म का निर्माण होता है, क्योंकि स्पर्मेटिड कैसे होते हैं, इस प्रकार से गोलाकार, और ये स्पर्मेटिड का होता है कायांतरण, तो ये कैसे हो जाते हैं इस प्रकार से। तो यहां पर और संरचना ऐसी नहीं होती है, तो यहां इसके नीचे इस प्रकार की संरचना होती है, फिर यहाँ पर टेल होती है। तो यहाँ जो संरचना होती है, यहाँ पर एक इस प्रकार से सूत्र मिलता है और इसके चारों तरफ बहुत ज्यादा संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया एक आच्छद के रूप में उपस्थित होती हैं, चारों तरफ एक वलय में प्रेजेंट हो जाती है। तो जब स्पर्म का कायांतरण होता है तो यहाँ ये स्पर्म के कायांतरण में रिंग में प्रेजेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब स्पर्म एग के पास पहुंचेगा, एग में भेदन करके अंदर जाएगा, तो वो तो एक्टोसोम करा देगा एग में भेदन, लेकिन एग में अंदर चलना भी तो है, से अपने निश्चित स्थान तक पहुंचना भी तो है, तो वहां सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ स्पर्म कायांतरण में और आगे एग के अंदर फर्टिलाइजेशन तक कार्य में आती है। नेक्स्ट, आपने प्रकाशीय श्वसन पढ़ा है, जब मैंने आपको पराक्सीसोम पढ़ाया था तब भी बताया था। तो प्रकाशीय श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया, पराक्सीसोम और इससे पहले पढ़ाया था आपको क्लोरोफिल, तीनों उपस्थित होते हैं। प्रकाशीय श्वसन की क्रिया तीनों के अंदर होती है। यहां ऑक्सीकारी, फॉस्फोरिलीकरण और ईटीएस दोनों ही यहां पर संपन्न होते हैं। तो यहां माइटोकॉन्ड्रिया इतने सारे कार्यों को संपन्न कराती है। इसके अलावा इसके अंदर जो खुद के डीएनए, आरएनए और राइबोसोम इसमें प्रेजेंट हैं, उनकी वजह से ये कैसी है, सेमी ऑटोनोमस, अपने खुद के निर्माण में आने वाली हर चीज को खुद ही वहां पर जनरेट कर लेती है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।